हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो तुरंत ही आ जाए जैसे ही मैं वीडियो को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। सो आज का हमारा लेक्चर है वो है ऑन द टॉपिक ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इन द पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, और मैं आपको आज कंसेप्चुअली इसकी क्लियरिटी पूरी बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में हम इसका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट रहता है, उसको कैसे लेजर बनते हैं, वो सब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा क्लियरिटी इसके बारे में आ जाएगा। फिर इसके बाद में कोई भी आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाला है, एकदम डीप में आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, और पूरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे और समझ में भी आ जाए तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और फ्यूचर में आप लोगों के लिए मैं और भी लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, देखो मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके, जिससे आपको थोड़ा बेटर है वो अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो देखो, जैसे इस तरीके से हमारा यहां पे, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जैसे ये आज का डेट है, ठीक है, प्रेजेंट डेट है, आज की डेट है। ठीक है, ये आज की डेट है, ये आज हम इस डेट को आज हम है। ठीक है, ये हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा होगा फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर भविष्य होगा। क्लियर है, फाइन। अब हुआ क्या कि सपोज यहां पे दो पार्टनर थे, ए एंड बी, दो पार्टनर थे। क्लियर है, और अभी यहां पे सी का एडमिशन हो रहा है। यहां पे सी है वो एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन लेने वाला है। क्लियर है, तो आज की डेट से कितने फ्यूचर में होने वाले हैं, तीन पार्टनर। सो यहां पे पार्टनर ए बी एंड सी तीन होने वाले हैं। चलो, अब हुआ क्या कि इन बेचारों ने काफी टाइम से यहां तक इन्होंने बिजनेस करके रखा था। क्लियर है, ए एंड बी ने अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो इतने टाइम तक क्या किया था, स्टार्ट करके रखा था, चालू करके रखा था। तो अब क्या हुआ कि सपोज इनके बिजनेस में जो असेट्स थी वो कोई इस डेट को इन्होंने एक्वायर की, सपोज। ठीक है, तो सपोज मैं सारी असेट्स कंबाइन ले रहा हूं, एक एक स्पेसिफिक असेट्स नहीं लेके, असेट्स। देखो उनके पास कोई असेट्स थी, उन्होंने कितने में परचेज की थी, तो सपोज वो असेट्स इन्होंने जो परचेज की थी, ठीक है ना, या इधर में ले लेता हूं, उसका कॉस्ट जो था सपोज था 2,40,000। कितना था, 2,40,000 का कॉस्ट था, इतने में इन्होंने खरीदा होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज असेट्स का कितना है, 2,40,000। अब उन्होंने क्या कर दिया, यहां से जिस डेट को उन्होंने खरीदा होगा वहां से यहां तक का उन्होंने डेप्रिसिएशन लिया है। ठीक है, यहां तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है इस डेट तक का। ठीक है, तो सपोज वो डेप्रिसिएशन जो है इसके ऊपर सपोज 40,000 का है। क्लियर है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें से लेस डेप्रिसिएशन टोटल वाला। ठीक है, ये टोटल डेप्रिसिएशन मैं क्या कर देता हूं, इसमें से लेस कर देता हूं। डेप्रिसिएशन कितने का है, 40,000 का, ये माइनस कर देता हूं तो कितना बचता है, 2 लाख रुपीज बचता है। 2 लाख, यानी आज इसका जो वैल्यू है वो कितना है, बुक वैल्यू। इसको मैं बुक वैल्यू बोलूंगा। ठीक है, या WDV भी बोल सकता हूं, इसको बुक वैल्यू बोलता हूं। क्लियर है, तो मुझे बताओ आज जब सी एडमिशन लेगा एट दैट टाइम इसका वैल्यू कितना दिख रहा है इस असेट्स का, 2 लाख तो बुक वैल्यू इसका, 2 लाख क्या है, बुक वैल्यू। जिस तारीख को, जिस डेट को सी एडमिशन ले रहा है उस डेट को ये जो फिक्स्ड असेट जो भी रहेगी हमारी बुक्स में उसका बुक वैल्यू कितना है, 2 लाख का है। क्लियर है, अब आपको नहीं लगता कि ये तो हमने काफी टाइम पहले खरीदा था और उसमें डेप्रिसिएशन लेस किया, तो ये तो जस्ट हमारी बुक में इतने का दिख रहा है। अब रियल मार्केट में आज इसका प्राइस इसी असेट्स का आज इस डेट को जब सी एडमिशन ले रहा है एट दैट डे, हो सकता है ना कि मार्केट में प्राइस डिफर हो, यानी कि या तो हो सकता है 2 लाख से ज्यादा हो इसका आज मार्केट में वैल्यू, या फिर 2 लाख से कम हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली 2 लाख तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन होने को तो वो भी हो सकता है। क्लियर है, तो हो सकता है कि आपका वैल्यू 2 लाख से या तो ज्यादा हो या तो कम हो। क्लियर है, तो क्या होगा कि अगर इस डेट को अगर मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करता, सपोज इस डेट को इसका जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स का, ठीक है ना, एसेट्स, जो मार्केट वैल्यू एसेट्स का वो ये है। सपोज दो पॉसिबिलिटी मैं यहां पे ले लेता हूं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज की, दोनों। ठीक है ना, और करके एक तो मैं ज्यादा वाला लेता हूं, सपोज 2 लाख से ज्यादा का है। ठीक है ना, सपोज है 2,20,000। क्लियर है, या फिर सपोज 1,00,000
90,000। क्लियर है? दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी, एक कम वाला ले लिया, एक ज्यादा वाला ले लिया, ठीक है। तो आज के डेट को मेरी जो बुक में 2 लाख की एसेट्स दिख रही है उनका मार्केट वैल्यू या तो 2 लाख से ज्यादा होगा या तो 2 लाख से कम होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं आज की डेट को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता, क्लियर है, तो वो जो सी आएगा, ये सी एडमिशन लेने आएगा, ठीक है ना, तो सी क्या बोलेगा, सी का जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि भाई सी को कितना अमाउंट कैपिटल के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करना है, जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम सारी एसेट्स और लायबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब वो आपने सिलेबस में नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो जब कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, सी का जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम हम एसेट्स कितनी ट्रीट करेंगे, 2 लाख। क्लियर है? तो 2 लाख के हिसाब से वो सी क्या करेगा, हमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो देगा। जबकि आपको नहीं लगता कि आज अगर इसका मार्केट में वैल्यू 2 लाख अगर 20,000 है, 2,20,000 है, तो सेम असेट्स अगर आज हम ये ए बी सी अगर तीनों क्या करते हैं, आज नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं पूरा, तो क्या करते हैं, ये 2,20,000 में असेट्स खरीदते, सेम असेट्स। क्लियर है? तो क्या होता, उनको 2,20,000 में पड़ता, तो सी को कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कितने पे करना पड़ता, 2,20,000 पे। क्लियर है? और मैं बोल सकता हूं ना कि अगर आज ये जो ए और बी क्या बोलते हैं कि जैसे सी आने वाला उससे पहले, सी को अभी एडमिशन दिया नहीं, सी के आने से पहले ही ये ए एंड बी क्या कर देते हैं, इस असेट्स को सेल कर देते हैं। सेल कितने में, सपोज 2,20,000 में, तो वो लोग कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 का। वो प्रॉफिट किनका राइट है, ए एंड बी का। वो प्रॉफिट पे किसका राइट है, ए एंड बी का। लेकिन अगर मैं कुछ भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं करता हूं और ऐसा का ऐसा रहने देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो 20,000 है उसका प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फ्यूचर में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना भाई, तीनों का राइट हो जाएगा उसके ऊपर। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं कि जैसे ही सी एडमिशन लेता है, तो जब सी का एडमिशन लेता है तो एट दैट टाइम हम ऐसा कुछ करते हैं ताकि किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट और लॉस ना रहे। मतलब कि आज हम इस डेट को सारी असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। क्योंकि अगर देखो उस डेट को अगर असेट्स का मार्केट प्राइस अगर ज्यादा होगा बुक वैल्यू से, तो ओल्ड पार्टनर को लॉस होगा। क्लियर? अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो, और अगर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर है उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि उसको आज मार्केट में 1,90,000 का वैल्यू करना पड़ता आज खरीदते तो, जबकि बुक में तो 2 लाख का दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, ये जो है आज का जो डे है, इस डे को क्या कर देते हैं, एडमिशन के डे को, जो भी मार्केट में आज भाव चल रहा है सारी असेट्स और लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। और आज तक इसके असेट्स में, इसके वैल्यू में जो भी अप और डाउन हुआ है, उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, उसको हम क्या कर देते हैं, इनका जिनका राइट है यानी ए और बी, जो ओल्ड पार्टनर का राइट रहता है, तो क्या कर देते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस जो रहता है, ये जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट हुआ कितने का, ₹20,000 का। क्लियर ना? क्लियर है? तो इस प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? और इसी के लिए हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट में आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे बनाते हैं, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा 20,000 लाइक है, तो वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जैसे ही हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, असेट्स का वैल्यू 2 लाख प्लस ये 20,000, तो कितना हो जाएगा, आज बुक्स में कितना दिखेगा, 2,20,000। तो जैसे ही सी एडमिशन लेगा तो उसको सी को बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने की दिखेगी असेट्स, 2,20,000 की। तब ओल्ड पार्टनर को भी लॉस नहीं है और न्यू पार्टनर को भी लॉस नहीं है। क्लियर है? तो शॉर्ट में समझो कि जब एडमिशन लेता है तो एडमिशन के टाइम में सारी एसेट्स और लायबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे लेके आ जाते हैं, ताकि किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट और लॉस ना हो। और उसके लिए हम क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बनाते हैं, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है असेट्स और लायबिलिटी में, वो क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को अभी ये वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका लॉजिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे का जो है पूरा मैं आपको इसका चार्ट बना के एक साथ मेमोरेंडम कब बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना है, वो सब आपको बताता हूँ। उसका जो लेजर का फॉर्मेट है वो भी आपको करके बताता हूँ। तब तक अगर आपको इसमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के दो मेथड्स जो दे रखे हैं हमें, वो दोनों मेथड को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, या फिर इसको मैं बोलूं तो मार्केट वैल्यू। ठीक है ना?
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि पहला मेथड हमारा ये बोलता है कि जो हमारा मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी जो असेट्स और लायबिलिटी है उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो फर्स्ट मेथड हमारा क्या बोलता है कि जो भी असेट्स और लायबिलिटी है उनको आप किस पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू पे। तो फिर हमें ये वाला रूट है वो फॉलो करना है। और दूसरा ये हमारा मेथड होता है कि हम मार्केट वैल्यू को फॉलो नहीं करते, जो भी बुक वैल्यू से ऊपर जितना भी चेंजेस हुआ है, ठीक है ना, जो भी चेंजेस आता है असेट्स और लायबिलिटी में, वो चेंजेस को हम क्या कर देते हैं, एक अलग से सेपरेट एक वर्किंग नोट की तरह हम एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। और उस मेमोरेंडम अकाउंट में जितना भी इफेक्ट आता है वो नेट इफेक्ट हम क्या कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो हमारा सेकंड मेथड है। तो दो मेथड हुए। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि असेट्स और लायबिलिटी को क्या करो आप, मार्केट वैल्यू पे या फिर रिवाइज्ड वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करो। और सेकंड मेथड क्या बोलता है कि जो भी आपका असेट्स और लायबिलिटी है उनको आप किस पे वैल्यू करो, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगर आप असेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज्ड वैल्यू पे या फिर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका बनेगा, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी क्या जर्नल एंट्री वगैरह है, ठीक है ना। मैं फॉर्मेट आपको इसके बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। तो देखो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो चेंजेस होता है असेट्स और लायबिलिटी में, जो भी चेंज होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, तो जो भी चेंज हुआ वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक ही होता है, थर्ड कैटेगरी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि जर्नल एंट्री के लिए आपको चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, वो चेंज की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सर कैसे पता चले कि प्रॉफिट हुआ है या कैसे पता चले कि लॉस हुआ है, तो देखते हैं। प्रॉफिट कब होगा, दो सिचुएशन में प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके असेट्स का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, अगर असेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। लाइक आप कोई भी मोबाइल फोन खरीद के लेके आए मार्केट से, ठीक है ना, 20,000 का मोबाइल लेके आए और आज उसकी मार्केट में प्राइस सपोज 25,000 हो जाती है, तो 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया बस। तो इसी तरीके से बिजनेस में हमारी जो असेट्स है अगर उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेम वे में अगर आपकी कोई डेब्ट वगैरह है, यानी कोई जो आपकी लायबिलिटी वगैरह है उनकी वैल्यू अगर डाउन हो जाती है, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, किसी को पेमेंट करना था सपोज 45,000 और वो बोलता है कि 45,000 मत दे, 40,000 दे दे, तो क्या हुआ, 5,000 से लायबिलिटी कम हो गई, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो सकता है या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। असेट्स में इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी में, असेट्स में इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी में डिक्रीज होगा, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, फाइन। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको क्या एंट्री पास करनी है, तो आपको देखो ये एंट्री पास करनी है कि जो भी असेट्स में अगर इंक्रीज हुआ है उस रिस्पेक्टिव असेट को क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। लाइक अगर फर्नीचर में अगर इंक्रीज हुआ है बाय ₹10,000 तो आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देना है, कितने से, 10,000 से, और टू क्रेडिट क्या कर देना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है 10,000 से। फर्नीचर का वैल्यू है वो 10,000 से इंक्रीज हो गया तो आपको क्या जनरल एंट्री पास करनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है आपको 10,000 से। क्लियर है, तो मैंने क्या लिखा, रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, जो असेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी का वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। सो रेस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अगर लाइक क्रेडिटर का वैल्यू है वो कम हो गया तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करोगे। क्लियर है, यानी कि शॉर्ट में कहूं तो जब भी प्रॉफिट होगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और बाकी के दूसरे अकाउंट जितने भी रहेंगे रेलेवेंट वो क्या होंगे, आपके डेबिट रहेंगे। क्लियर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, फाइन। अब सेकंड कैटेगरी हमारा होता है कि लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस कैसे हो सकता है, लॉस इसी का रिवर्स सिचुएशन ले लो, यहाँ पे पूरा रिवर्स कर लो आप, ठीक है ना। तो ये दूसरा सिचुएशन भी हमारा बन जाता है। इसमें क्या होगा, लॉस कैसे होगा, अगर असेट्स का वैल्यू मेरा डाउन हो गया, कम हो गया, तो असेट्स के वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो फिर आपको लॉस होगा। और सेकंड हमारा अगर लायबिलिटी का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो भी हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस हो जाएगा तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और रेस्पेक्टिव असेट्स और लायबिलिटी को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स, असेट्स का नाम लिखना है, ठीक है ना, जिसमें भी वैल्यूएशन में डाउन हुआ है। लाइक अगर बिल्डिंग के वैल्यू में अगर डिक्रीज हुआ है तो आपको टू बिल्डिंग करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और जितने का चेंज हुआ है वो चेंज अमाउंट से एंट्री करनी है। सेम वे में अगर लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ है तो टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी है उसका नाम लिखोगे। ऐसे अगर बनाने जाओगे तो काफी सारी एंट्री बन जाती है, तो मैंने आपको एक ही एंट्री में आपको सब बता दिया है। अगर आपको एक एंट्री ये आ जाती है, ठीक है ना, तो आप इसका सब रिवर्स कर दो तो ये वाली एंट्री बन जाती है।
क्लियर है? तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। सो आई होप आप लोगों को अभी ये जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट जो मेथड है उसका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है ये। क्लियर है? फाइन। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड रूट। और सेकंड रूट क्या बोलता है? व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, भले मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होगी हो बुक वैल्यू से या कम होगी हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है उसी पे एसेट्स और लायबिलिटी को रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी चेंज होता है एसेट्स और लायबिलिटी में, ठीक है ना, जितना भी चेंज होगा एसेट्स और लायबिलिटी में एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, वो एक्सेस जो पोर्शन रहेगा, ऊपर वाला जो चेंजेस पोर्शन रहेगा, उसको क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बना के क्या कर देंगे, एज अ वर्किंग नोट उसका एडजस्टमेंट करेंगे। और बुक्स ऑफ अकाउंट के जो भी एसेट्स और लायबिलिटी रहेगी उसको क्या करेंगे, अनअफेक्टेड रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी सेकंड रूट आपका रहेगा व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन एट अ बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है वो बनाना है। कौन सा अकाउंट? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ये मेमोरेंडम इसीलिए क्योंकि ये रियल में कोई अकाउंट नहीं बन रहा है, जस्ट ये क्या कर रहा है, एज ए वर्किंग नोट है वो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, मेन ये सॉल्यूशन में नहीं होता है। क्लियर है? सो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या कंसेप्ट है, तो बिल्कुल डिक्टो ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि आपको इन जर्नल एंट्री में क्या वैसे ही प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, ठीक है ना। और फिर अगर आपका यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ दोनों जर्नल एंट्री में यहाँ पे जो रिवोल्यूशन है उसकी जगह पे क्या लिखना है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट लिखना है। बाकी डिक्टो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो लेजर के फॉर्मेट कैसे रहते हैं, लेजर में क्या क्या आता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मेमोरेंडम कब बनाना है, जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे ही शो करना है, तब आपको कौन सा बनाना है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। और अगर उसको रिवाइज वैल्यू पे शो करना है तो आपको कौन सा बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। अगर कुछ भी नहीं कहा हो क्वेश्चन में तो फिर आप रिवोल्यूशन अकाउंट को फॉलो करोगे, और अगर कहा है कि मेमोरेंडम बनाना है या फिर आपको बोला है कि बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या करोगे, ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है वो बनाओगे। ठीक है ना, इसका फॉर्मेट मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है, एक्सपेंसेस है वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा या तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा। अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, मतलब इसमें इंक्रीज होता है तो आप क्या करोगे, लॉस ट्रीट करोगे। क्लियर है? और अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट कंसीडर करोगे, फिर एंट्री कर दोगे। प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। और इनकम है तो आपको एक्रूड इनकम अगर है या इनकम रिसीवेबल लिखा हुआ है तो उसको एसेट्स मानना है। और अगर इनकम रिसीव इन एडवांस है, ठीक है ना, तो आपको क्या कंसीडर करना है, एज अ लायबिलिटी उसको कंसीडर करना है। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को अभी ये वाला कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। मैं अभी इसके लेजर के जो फॉर्मेट है वो आपको अभी बताता हूं। ठीक है, चलो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अभी वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के लेजर कैसे बनते हैं। ठीक है ना, इसके जो लेजर है अकाउंट है वो कैसे बनाने हैं, सो देखते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए आपको सिंपल सा देखो, नॉर्मल जैसे लेजर का फॉर्मेट बनाते हो वो बनाना है। उसके बाद में आपको डेबिट साइड में सारे लॉसेज लिखने हैं। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या लिखते थे, डेबिट साइड में लॉसेज एज वेल एज एक्सपेंसेस लिखते थे। सेम लाइक यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डेबिट साइड में आपको लॉसेज लिखने हैं। क्लियर है? लॉसेज क्या क्या होते हैं, तो असेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो आपका लॉस होगा, तो वो असेट्स का नाम यहाँ पे लिखना है। लाइक अगर फर्नीचर का वैल्यू डाउन होता है तो आपको यहाँ पे टू फर्नीचर लिखना है। बिल्डिंग का वैल्यू अगर डाउन होता है तो आपको टू बिल्डिंग लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखना है। कंप्यूटर का वैल्यू अगर डाउन रहता है तो टू कंप्यूटर आपको लिखना है। जो जो असेट्स में वैल्यू डाउन रहेगा वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है, जितने अमाउंट से चेंज हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्लियर है? फाइन। लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो उस इंक्रीज वाले पोर्शन से लायबिलिटी को आप कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि वो भी तो लॉस होगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सो लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो आपको कहां लिखना है, डेबिट साइड में, क्योंकि वो भी आपका लॉस होता है। सेम वे में अगर आपको प्रॉफिट होता है, असेट्स का वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको कहां लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्लियर है? लाइक अगर कंप्यूटर का वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो इंक्रीज पोर्शन से आपको बाय कंप्यूटर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो। इसी तरीके से लायबिलिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है, जैसे क्रेडिटर है 50,000 का और अभी उसको सिर्फ 45,000 देना है, तो 5,000 से आपका क्रेडिटर है वो डाउन हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर कितने से, 5,000 से। ठीक है ना, फाइन।
अब उसके बाद में ये जो भी आपने सारा एडजस्टमेंट लिखना था रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग, वो सारा आपने लिख दिया, ठीक है ना। एक और पॉइंट, अगर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रहता है तो उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में अगर आपका इंक्रीज होता है तो वो आपका क्या होगा, लॉस होगा, आपको इस साइड लिखना है, ठीक है ना। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आपका डिक्रीज होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा तो आपको इस साइड लिखना है, ठीक है ना। देन उसके बाद में आप प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, दोनों साइड का टोटल करके। अगर इस साइड कम पड़ता है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर इस साइड कम पड़ता है तो आपका लॉस होगा। मैंने लॉस वाले को नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉफिट वाले को ही लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट जो भी आता है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, जैसा भी हमारा अकाउंटिंग का मेथड है, तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पे बचेगा प्रॉफिट वाला, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, ए और बी जो भी पार्टनर्स रहेंगे हमारे, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि ए एंड बी दो ओल्ड पार्टनर है, तो ए एंड बी जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे। कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली रिवर्स में जाएगा। जैसे ये कैपिटल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो ये इस साइड दिख रहा है आपको डेबिट साइड में, तो वहां पे क्रॉस में चला जाएगा कहां पे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। क्लियर है, फाइन। अब आपको क्या करना है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगी, तो मैं आपको बताऊं कि यहां तक तो पूरा का पूरा, ये यहां तक तो पूरा का पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट जैसा ही कंसेप्ट है। जैसे आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया वैसा का वैसा, इतना कॉन्सेप्ट तो पूरा डिक्टो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना। इसमें 2 स्टेप होते हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप है। मतलब इतना तो काम आपको यहाँ पर भी करना ही करना है, जैसे वहां पे काम किया वैसे के वैसे यहाँ पर भी आपको करना ही करना है। क्लियर है, क्या असेट्स में अगर डिक्रीज होता है तो लॉस होगा, तो आपको इस साइड लिखना है। लायबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो लॉस होता है, तो इस साइड लिखना है। और अगर प्रॉफिट होता है, असेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो इस साइड लिखना है। और अगर लायबिलिटी के वैल्यू में डिक्रीज होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको इस साइड में लिखना है, ठीक है। फिर जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये भी ओल्ड वाला ही है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां तक तो एकदम सेम था रिवोल्यूशन अकाउंट के जैसा। अब नया क्या है, तो ध्यान से सुनना, नया बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, यहां पे जो इस साइड में आपको जो भी दिख रहा है, देखो ये प्रॉफिट को छोड़कर, ये प्रॉफिट को छोड़कर जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला पूरा बराबर, तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा दिख रहा है इसको आपको पूरा इस साइड लिखना है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, जैसे कि ये टू असेट्स टू लायबिलिटी, जितने भी टर्म होंगे यहाँ पे वो सारा का सारा आपको डिक्टो यहाँ पे रिवर्स में लिख देना है। देखो ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा आपको कहां लिखना है, इस साइड रिवर्स लिखना है। और यहां पे आपको जितना भी दिखेगा, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के, इन यहाँ पे जितना भी दिखा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं वो छोड़ के आपको जितना भी असेट्स और लायबिलिटी के नाम से यहाँ पे दिखेगा उसको आपको क्या करना है, किस साइड लेके आना। वेरी क्लियर है, इस साइड क्रॉस में, मतलब यहाँ की एंट्रियां सारी इधर ले लो, यहाँ की एंट्रियां सारी आप इधर ले लो, बराबर है। फिर उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट था ऊपर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस साइड कम पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस बोलेंगे। क्लियर है। और ये रिवोल्यूशन का लॉस का जो भी रहेगा वो आपके तीनों पार्टनर में, मतलब कि इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यहाँ पे सभी पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट, न्यू पार्टनर है उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, वो तो नॉर्मली एज नॉर्मल जैसे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये लॉस है वो ऑल पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर इनके क्या करोगे आप, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री है वो आप दे दोगे तीनों के रेस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, जैसा भी केस है आपका, ठीक है। सो सिंपल सा केस था ये। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट आधा तो रिवोल्यूशन अकाउंट है, उसके बाद में सारी एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर लो, यहाँ से भी एंट्री को रिवर्स कर लो, बाद में जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा इस साइड कम पड़ेगा तो लॉस होगा, ठीक है। क्या करना है, सभी पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स पे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आई होप आप लोगों को अभी ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो फटाफट इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप देखो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफी है, हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। चलो।